डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 156। अस्तित्व और अमानत दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर रहे थे। अमानत अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसके माथे पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, पर अब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे लंगूर, एक बात बताओ ना। अमानत के मुंह से लंगूर सुनकर अस्तित्व ने कहा, फिर से लंगूर। अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तुम मेरे लंगूर हो, जब दिल करेगा प्रिंस चार्मिंग बना लूंगी। सुनो ना, बताओ कि हम शादी कब करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, क्यों शादी क्यों करनी है तुम्हें? अभी तुम छोटी सी बच्ची हो और छोटे बच्चे शादी के बारे में बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। बच्चों को बस चॉकलेट के बारे में, कैंडी के बारे में बात करनी चाहिए। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इस तरह से बात करने की? हम तुम्हें कहाँ से छोटे बच्चे नजर आते हैं? अगर हम छोटे बच्चे हैं तो कल से तुम अगर हमारे पास आए, अगर तुमने हमें किस करने की कोशिश की ना, तो हम तुम्हारे मुंह पर काट लेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अच्छा तो अब तुम मुझे किस नहीं करने देना चाहती? ठीक है, मैं भी तुम्हें किस नहीं करूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम खुद को कैसे रोक पाती हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, कब तक रोक पाए उससे क्या मतलब है? हम तुम्हें कभी किस करने नहीं देंगे, न हम खुद किस करेंगे। तड़पते रहना किसके लिए? हम तो तुम्हें अपने आप से दूर कर देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। उसके साथ ही शादी कर लूंगा। उसके साथ ही जो करना है कर लूंगा, तुम नखरे करती रह जाना। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा हमें इसी बात की धमकी देते हो। सच कह रहे हैं, डैडी से कहकर तुम्हारा किडनैप कर डालेंगे और फिर जबरदस्ती तुमसे शादी कर लेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, मतलब तुम मेरा किडनैप करवाना चाहती हो? पर क्या तुम्हारे डैडी मेरा किडनैप करने के लिए तैयार हो जाएंगे? तुम्हारे डैडी को तो मैं पसंद नहीं हूँ। अगर तुम कह दो ना अपने डैडी से कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तुम्हारे डैडी खुशी से भांगड़ा करने लगे। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। हमारे डैडी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। तुम ना हमारे डैडी से जलते हो क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। अमानत के मुंह से ये सुनकर कि वो अथर्व से जलता है, अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, मैं अपने से 2 गुना ज्यादा उम्र के आदमी से जलूंगा जिसके बच्चे मेरी उम्र के हैं। सच में सिलीगल, तुम्हारा दिमाग ना घुटनों में है, घुटनों में। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे इतनी इडियट लड़की से प्यार हो सकता है, जो लड़की कुछ भी सोचती रहती है, फालतू की बकवास दिमाग में चलती रहती है। कोई इतना इडियट कैसे हो सकता है? अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, तो इडियट लड़की से बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो तुम? हम कॉल कट कर रहे हैं। जिस इंटेलिजेंट लड़की से बात करनी है कर लो, बाय बाय। कहते हुए अमानत ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही अमानत मुंह फुलाकर बालकनी के झूले पर आकर बैठ गई। उसने आसमान में चमक रहे चांद की तरफ देखते हुए कहा, ये लंगूर ना हमारी बातों को समझता ही नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ़ कहने की? ये समझता क्या है खुद को? हम कहाँ से बेवकूफ़ लगते हैं? इसे पता नहीं है कि हमारी जितनी इंटेलिजेंट लड़की पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आज तक हमारे डैडी ने, हमारे भाई ने, हमारी मम्मा ने, किसी ने हमें बेवकूफ़ नहीं कहा, और उसने हमें कितनी बार बेवकूफ़ कहा। दिल तो कर रहा है कि इसका सर फोड़ दे, पर हम इसका सर फोड़ेंगे नहीं। अमानत खुद से ही बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमानत की कॉल कट करने के बाद अस्तित्व मुस्कुराते हुए वॉलपेपर पर लगी हुई अमानत की तस्वीर को देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की सच में इडियट है। कोई इस तरह से बच्चों की तरह नाराज कैसे हो सकता है, वो भी इतनी छोटी बात पर सच में जैसे भी है मेरी है। कहते हुए वो मुस्कुराते हुए आकर अपनी बालकनी के झूले पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, इश्क कितनी कमबख्त चीज़ है। एक बार हो जाए तो इंसान को अपने पीछे दीवाना बना देती है। जब से इस बेवकूफ़ लड़की से प्यार हुआ है, किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रहा है। बस हर जगह, हर वक्त, हर पल बस यही लड़की नजर आती है। इसके अलावा कुछ और करने का दिल नहीं करता है।
इसके साथ बात करने का, इसके साथ घूमने जाने का, इसे अपनी बाहों में भरने का, इसके साथ मस्ती करने का, इसे परेशान करने का, बस हर वक्त हर पल यही सब कुछ करने का दिल करता है। सच में ये प्यार बड़ी हरामी चीज़ है, कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। तभी उसका ध्यान फिर से वेदांत पर चला गया। वेदांत अभी भी बालकनी में चक्कर काट रहा था। उसे इस तरह से चक्कर काटते हुए देखकर अस्तित्व ने अपना मोबाइल निकालकर वेदांत का नंबर डायल कर दिया। वेदांत जो कि चक्कर काट रहा था, मोबाइल के रिंग की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल निकाल कर देखा तो अस्तित्व का नंबर देखा कर वो हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, इतनी रात को ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? सोचते हुए उसने कॉल उठाया। इस वक्त उसने पलटकर अस्तित्व की बालकनी की तरफ देखा तो अस्तित्व को बालकनी में देखकर वो शांत हो गया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से उसे अस्तित्व की आवाज़ सुनाई दी, प्यार में पागल मजनू, अगर अपनी मोहब्बत की इतनी याद आ रही है तो जाकर कहो उसे कि तुम उससे प्यार करते हो। इस तरह से पागलों की तरह बालकनी में चक्कर काटने से सिर्फ तुम्हारा वजन कम होगा, तुम्हारी बॉडी कम होगी और तुम्हारा दिमाग भी कम हो जाएगा। इसलिए मेरी मानो तो अपने प्यार से जाकर कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। प्यार का इजहार करने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। वैसे भी कितनी बार वो खुद से इजहार कर चुकी है, एक बार तुम खुद कर लो। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? किस प्यार का इजहार करना है? मैं किसी से प्यार नहीं करता, किसी से भी नहीं, तो फिर मैं किससे जाकर इजहार करूं? वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर किसी से प्यार नहीं करते तो ये बेचैनी से चक्कर क्यों काट रहे हो? अगर किसी से प्यार नहीं करते तो लगातार परेशानी से आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? खुद से ही बात क्यों कर रहे हो? आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, पर अब अचानक से पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो। तुम्हारी हरकतें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम किसी से प्यार करते हो, इतना प्यार जितना शायद भी कोई किसी से करता होगा। अब साफ साफ कह दो कि किससे प्यार करते हो। मैं तो जानता हूँ कि तुम किससे प्यार करते हो, पर फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं है। जिस तरह की हरकतें तुम्हारी है उसके बाद तुम कब क्या कर दो ये तुम्हें खुद पता नहीं होता। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार प्यार है या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा बेचैन हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। सौरभ की बातें सुनकर मुझे सौरभ पर गुस्सा आ रहा है। मैं जानता हूँ कि उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो झूठ बोल रहा है, उसके दिल में कोई और आ ही नहीं सकती। मैंने उसकी आंखों में सूजी के लिए सच्चा प्यार देखा है। अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो फिर वो सुमन के साथ क्यों टाइम पास कर रहा है? और मैं ये भी जानता हूँ कि सुमन भी उसके साथ टाइम पास कर रही है। दोनों जरूर कोई मिलीभगत करके मुझे फंसाना चाहते हैं, पर फिर भी मैं खुद को ये सब कुछ सोचने से नहीं रोक पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ अस्तित्व मेरी मदद करो, वरना सच में मैं पागल हो जाऊंगा और फिलहाल मेरा पागल होने का कोई मूड नहीं है। प्लीज़ यार मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। वेदांत की बातें सुनकर अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें उसी इंसान के पास जाना होगा जिस इंसान के बारे में सोच सोच कर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें उसी इंसान से बात करनी होगी जिसके लिए तुम इतने परेशान हो। तुम्हें उसी इंसान से बात करनी होगी जिसे किसी और के साथ देखकर तुम्हें तकलीफ होती है। तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस इंसान के पास जाकर मिलेगा। अब अगर मेरी बात समझ गए हो तो चुपचाप जाकर अपने रूम में सुकून से सो जाओ। इस तरह से जागकर पागलों की तरह चक्कर काटकर तुम्हें तुम्हारी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन तुम्हें खुद ढूंढना होगा, क्योंकि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। फिर किसी मुसीबत का सॉल्यूशन क्या बड़ी बात है। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने कहा, अस्तित्व तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान मेरे पास है, मुझे सॉल्यूशन दो मेरे भाई, सॉल्यूशन दो, मैं इस तरह से पागल हो जाऊंगा। अस्तित्व ने वेदांत की बात सुनकर इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए ना तो चला मेरे साथ। कहते हुए वो अपने रूम से बाहर आ गया। वेदांत ने खुद से कहा, ये क्या कर रहा है, कहीं ये मेरे रूम में नहीं आने वाला। सोचते हुए वेदांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी उसे अपने रूम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। वेदांत दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के पास आ गया तो बाहर अस्तित्व खड़ा था। उसने दरवाजा खोलकर हैरानी से कहा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अस्तित्व ने वेदांत का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहा है से क्या मतलब है?
आज चल मेरे साथ, कहते हुए उसने वेदांत का हाथ पकड़ लिया। वेदांत ने कहा, कहाँ चलना है? अस्तित्व की आंखों में एक अजीब सी आंख थी। उसने वेदांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुझे तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बताने से तो तुझ पर कोई असर हो नहीं रहा, तो अब मुझे सीधा एक्शन ही करना पड़ेगा। एक्शन से काम लूंगा तभी कुछ हो पाएगा, और अब मुझे लगता है कि तुझे मुझे अपने साथ लेकर चलना ही होगा। वेदांत ने जैसे ही ये सुना उसने हैरानी से कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ मेरा हाथ। तू पागलों की तरह हरकत करता है, मुझे तेरे साथ कहीं नहीं आना, तुझे जहाँ जाना है तू जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा। वेदांत के लाख मना करने के बाद भी अस्तित्व ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे खींचता हुआ कॉरिडोर से होकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आ गया। आखिर में वेदांत ने खुद को रोकना बंद कर दिया और अस्तित्व की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कम से कम ये तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। वेदांत के सवाल पर अस्तित्व ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी लैला के पास। आखिर मजनू बनकर जो घूम रहे हो, अब मजनू को तो सुकून उसकी लैला के पास ही मिलेगा, और एक दोस्त का फर्ज बनता है कि वो अपने मजनू दोस्त को उसकी लैला के पास लेकर चले। वेदांत ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह से मुझे नहीं देखना है, इस तरह से तुझे अपनी लैला को देखना है। अब चल मेरे साथ, कहते हुए अस्तित्व वेदांत को लेकर मेंशन से बाहर आ गया। वेदांत को जैसे ही एहसास हुआ कि अस्तित्व के कहने का क्या मतलब है, उसने जल्दी से कहा, छोड़ मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़, पर अस्तित्व ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे लेकर बाहर आ गया। अस्तित्व ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ और तू चुपचाप मेरे साथ चल, यहाँ पागलों की तरह चक्कर काटने से तेरी बॉडी घट जाएगी। तू जाकर साफ साफ जो कुछ भी तेरे दिल में तेरे दिमाग में चल रहा है उसके सामने कन्फेस कर दे, उसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। इस तरह से मैं तुझे पागलों की तरह हरकत नहीं करने दूंगा, अगर तू सच में पागल हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? पूरी दुनिया क्या कहेगी कि मेरा दोस्त पागल है? मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया मुझे ये कहे, अस्तित्व तुम्हारा दोस्त पागल है, तुम्हारे दोस्त का दिमाग खराब है, तुम्हारा दोस्त प्यार में पागल हो चुका है, तुम्हारे दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर उसे देखने लगा। एपिसोड 157। वेदांत को इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो सच में तुम्हें पागल खाने में एडमिट होने की जरूरत पड़ जाएगी। वैसे भी तुम एक एंड्रॉयड इंसान हो जिसके पेट की बात बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम अकेले घुट घुट कर पागल हो जाओगे, इससे अच्छा यही है कि तुम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करो और खुद को रिलैक्स करो। वेदांत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में जो कुछ भी अस्तित्व ने कहा है वो सब कुछ सच है। वो खुद इस वक्त इतना उलझा हुआ था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वेदांत को चुप देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुमन के पास मिल जाएगा, इसलिए जब तक हम वहां पर नहीं पहुंचते तब तक शांत बैठ जा, और वहां पर पहुंचने के बाद तू नॉर्मल तरीके से बात कर लेना, उससे पूछ लेना कि आखिर उसके दिल में चल क्या रहा है। उसे बता देना कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। जो कुछ भी हो सब कुछ क्लियर उसके साथ बात कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग बात नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और जब तक प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को एक दूसरे को बेफिजूल में इस तरह से मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर एक दूसरे के साथ बात करोगे तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। करीब 1 घंटे के बाद उनकी कार एक आलीशान मेंशन के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही अस्तित्व ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी मंजिल तक मैं तुम्हें लेकर आ गया, पर अब आगे खुद तुम्हें जाना है। वेदांत ने अस्तित्व की तरफ देखकर डरी हुई आवाज में कहा, कैसे? अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, कैसे से क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे मैं जाता हूँ अपनी सिली गर्ल से मिलने के लिए उसकी बालकनी के रास्ते से, वैसे ही तुम्हें भी जाना है। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो कि मेरी हड्डियां टूट जाए? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसलिए चलो वापस। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ पर मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए लेकर नहीं आया हूँ, चुपचाप चलो। अस्तित्व के सामने वेदांत को हार माननी ही पड़ी। बेचारा अपनी कार से उतरकर अस्तित्व की मदद से सुमन की खिड़की के पास आ गया।
उसने डरते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा पाइप, अगर मैं नीचे गिर गया तो मेरी हड्डियां टूट जाएगी, मुझे लगता है कि मैं लंगड़ा लूला हो जाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी लंगड़ा लूला नहीं होना, प्लीज मेरे भाई मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। तू टेंशन मत ले, कोई तेरे दोस्त को पागल खाने में एडमिट नहीं करेगा। वेदांत को इस तरह से बकवास करते हुए देखकर अस्तित्व ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो अब चुपचाप ऊपर चला जाओ, और रही बात तेरे गिरने की तो अगर तू नीचे गिरा ना तो मैं हूँ तुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ तू अगर नीचे गिरा तो मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे मरने भी नहीं दूंगा। अब चुपचाप ऊपर चढ़। आखिर में अस्तित्व के सामने हार मानकर वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महादेव बचा लेना। कहते हुए वो पाइप से ऊपर चढ़ने लगा। 2-3 बार वो सच में फिसलते फिसलते बचा। आखिर में जब वो बालकनी के पास पहुंच गया तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जीवन दान दे दिया हो। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सच में ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। कहते हुए वो खुशी से नाचने लगा। तभी नीचे से अस्तित्व ने कहा, नाचने का वक्त नहीं है, जाओ और उसे मना। उसके साथ बात कर, तब जाकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिर्फ उसके पास जाना नहीं बल्कि उसे मनाना। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत को एहसास हुआ कि यहाँ पर वो क्यों आया है। उसने गहरी सांस लेकर डरते हुए कहा, ठीक है जाता हूँ। कहते हुए उसने एक नज़र सुमन की बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा हल्का सा खुला था और लाइट भी ऑन थी, इसका मतलब सुमन अभी तक सोई नहीं थी। वेदांत धीमे कदमों से चलता हुआ बालकनी के दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो उसका ध्यान स्टडी टेबल पर बैठकर किताब में घुसी हुई सुमन पर चला गया। उसकी आंखों पर स्पेक्टेकल्स ग्लासेज लगे हुए थे, उसके बालों का मेसी बन बना हुआ था, उसने एक सिंपल सी शर्ट और सिंपल सा लोवर पहना हुआ था। वो सिंपल से कपड़ों में काफ़ी क्यूट लग रही थी। वो बिल्कुल भी टॉमबॉय नहीं लग रही थी, बल्कि इस वक्त वो सच में लड़की लग रही थी। सुमन को देखकर वेदांत सब कुछ भूलकर उसे देखता ही रह गया। काफी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही सुमन को ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आया है। उसने धीरे से कहा, कौन है? कहते हुए उसने पलट कर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। वेदांत जल्दी से पीछे छुप गया था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, अगर उसने मुझे देख लिया तो कहीं ये मेरा सर ना फोड़ दे। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है और पागल भी नहीं होना। जिस तरह की ये खतरनाक लड़की है ये कुछ भी कर सकती है, बचा लेना भगवान। कहते हुए वो अपनी आंखों को बंद करके भगवान का नाम जपने लगा। तभी सुमन का ध्यान पर्दे से नीचे नजर आ रहे 2 जूते पर गया, जिन्हें देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से कहा, मेरे घर में चोर आकर मेरे रूम में आकर छुप गया और उसे लगता है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी। आज तो इस चोर का अच्छे से गेम बजाना पड़ेगा। सोचते हुए सुमन अपने रूम में कुछ ढूंढने लगी। आखिर में उसे हॉकी स्टिक मिल गई। उसने हॉकी स्टिक को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, आज चोर की पीठ लाल ना कर दी तो मेरा नाम भी सुमन नहीं। कहते हुए सुमन धीमे कदमों से चलती हुई पर्दे के पास आ गई। उसने पर्दे पर जोर से वार किया। इस वक्त वेदांत बाहर आ गया। बाहर आकर उसने जल्दी से सुमन के हाथ को पकड़ते हुए कहा, पागल लड़की, क्या कर रही हो? क्या मेरी जान लेना चाहती हो? वेदांत को देखकर सुमन की आगे हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने हैरानी से कहा, क्या तुम सच में मेरे सामने हो या फिर मैं चोर में तुम्हें देख रही हूँ? देखो, अगर ऐसा है ना तो चोर भैया, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना है। कितनी मुश्किल से उसके चेहरे को बुलाया है, इतनी मुश्किल से पढ़ाई करने के लिए बैठी थी और अब तुम दोबारा सामने आकर मेरी पढ़ाई का नुकसान करना चाहते हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सुमन लगातार बोलती जा रही थी। वही वेदांत चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। आखिर में काफी देर बाद भी जब वेदांत ने जवाब नहीं दिया तो सुमन ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरे वेदू हो तो जल्दी से मुझे यहाँ पर किस करो। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने मुस्कुराते हुए सुमन की तरफ देखा, जिसे देखकर सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, देखा अभी के अभी सच पकड़ लिया ना, तुम कोई और हो। मुझे बस तुम्हारे में अपने वेदांत का चेहरा नजर आ रहा है। सुमन ने इतना कहा ही था कि वेदांत ने आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों को चूम लिया। वेदांत ने जैसे ही ये किया सुमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो बस फटी आंखों से वेदांत की तरफ देख रही थी।
उसने हैरानी से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। मैं नहीं, ये नहीं। सुमन ठीक से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वेदांत ने जब देखा कि सुमन कुछ नहीं बोल पा रही है, उसने सुमन के पास आकर उसे कमरे से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और कहा, मैं वेदांत, तुम्हारा वेदू हूँ। ध्यान से आंख खोल के अपने आप गालों पर चिमटी काट के देख लो, मैं ही हूँ और मैंने ही अभी तुम्हें होठों पर किस दी है जो कि तुमने खुद मांगी थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं दी है। वेदांत की बात सुनकर सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। काफी देर तक वो चुप रही। सुमन को चुप देखकर वेदांत ने धीरे से उसके कानों के पास अपने होंठ लाकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि मुझे देखने में इतना खो गई हो कि तुम्हारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। अगर कुछ निकल नहीं रहा है तो क्या हम डॉक्टर के पास चले या फिर ठंडा पानी डाल दे तुम्हारे चेहरे पर ताकि तुम दोबारा होश में वापस आ जाओ। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने जैसे वापस होश में आई, उसने जल्दी से वेदांत को खुद से दूर करके अपने बालों को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे रूम में क्यों आओगे? तुम तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। इस तरह से तो प्यार में पागल आशिक रूम में आते हैं और तुम प्यार में पागल होना तो दूर की बात है, प्यार में भी नहीं हो। मेरे मतलब मैं गलत सोच रही हूँ या फिर कोई है जो मेरे साथ प्रैंक करने के लिए तुम्हारा मास्क पहन कर आया है? देखो, तुम जो कोई भी हो ना, सच कह रही हूँ, जान ले लूंगी। पहले से ही दिमाग खराब है, अब दोबारा खराब किया तो इस बार काम तमाम कर दूंगी। सुमन को इस तरह से बदमाश की तरह बात करते देखकर वेदांश जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम और तुम्हारी धमकी दोनों बहुत फनी है। सबसे पहली बात, मैं असली वेदांत हूँ। अगर यकीन नहीं है तो अभी के अभी तुम मेरे नंबर पर कॉल कर सकती हो। मैं तुम्हें कॉल रिसीव करके दिखा देता हूँ। यकीन नहीं है तो फिर से टच करके देखो। अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे टच को तो महसूस कर सकती हो ना तुम। वेदांत की बात सुनकर सुमन चुप हो गई। कुछ देर के बाद सुमन को यकीन हो गया कि वेदांत सच में उसके सामने है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वेदांत को देख रही थी। आखिर में उसने नॉर्मल तरीके से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझसे कोई मतलब ना होने के बावजूद तुम यहाँ पर हो, इसका कोई ना कोई तो मतलब है। अब सीधे सीधे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई मकसद है या फिर तुम कुछ करना चाहते हो? देखो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने के बारे में सोचा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके धीमी आवाज में कहा, मेरा सिर्फ एक मकसद है। तुम जानना चाहेगी कि मेरा क्या मकसद है? कहते हुए वेदांत बहुत सीरियस तरीके से सुमन की तरफ देखने लगा। वेदांत को इतने सीरियस तरीके से खुद को देखते हुए देखकर सुमन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, कैसा मकसद? वेदांत ने सुमन के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम ये सब कुछ सौरभ के साथ क्यों कर रही हो? जहाँ तक मैं उसे और तुम्हें जानता हूँ, ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि ये सब कुछ नाटक है, इसलिए अब ये तो कहना ही मत कि ये सच है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो किससे प्यार करता है और जिस लड़की से वो प्यार करता है ना, आज भी जब वो उसे देखता है तो उसकी आंखों में फीलिंग्स नजर आती है। और अगर वो तुमसे प्यार करता है ना तो वो उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब वो आज भी उस लड़की से प्यार करता है। अब मुझे बताओ कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वेदांत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम्हें पता चल गया तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम तुमसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं जितना शायद ही कोई किसी से करता होगा। अब अगर तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। पर सच तो ये है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त कैसे रिएक्ट करूं। मेरा प्यार, जिससे मैं हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, इस तरह से आधी रात को मेरी बात का रीजन जानने मुझसे मिलने के लिए आया है, बिल्कुल किसी पागल आशिक की तरह। कहीं सच में तुम मेरे प्यार में पड़कर मेरे आशिक तो नहीं बन गए हो ना? कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुनकर वेदांत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसे कुछ ना बोलते हुए देखकर सुमन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी चुप्पी हमें जवाब दे रही है मिस्टर। एपिसोड 158। सुमन की बात सुनकर वेदांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सुमन ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, सच बताओ, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग है ना? बस छुपाते रहते हो। और अब जब मैं तुम्हें इग्नोर करके किसी और के साथ हिलू विलू कर रही थी तो तुमसे देखा नहीं गया। तुम जल जल के कोयला बन गए और कोयला बनकर फिर आखिर में तुमने यहाँ आने का डिसीजन ले लिया थी। वही उसकी बात सुनकर वेदांत में जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ पर अस्तित्व जबरदस्ती लेकर आया है। अगर वो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर नहीं आता ना तो मैं कभी नहीं आता।
वेदांत की बात सुनकर सुमन ने छोटी आंखों से देखते हुए कहा, वॉट यू मीन बाय जबरदस्ती लेकर क्यों आएंगे? जरा मुझे कारण बताना, फिर मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके यहाँ पर तुम्हें लाने का क्या मकसद हो सकता है। सुमन की बात सुनकर वेदांत उसे क्या बताता कि वो बालकनी में पागलों की तरह चक्कर काट रहा था, जिस वजह से आखिर में उसे यहाँ पर लेकर आ गया। उसने जल्दी से बात को पलटते हुए कहा, मुझे तुम्हें नहीं बताना, और मैं तुम्हें बताना जरूरी भी नहीं समझता। छोड़ो अब मुझे जाना है। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपनी करीब खींचते हुए कहा, हाउ डेयर यू, मतलब तुम बिन मेरे से पूछे मेरे रूम में आ गए, और अब मेरी मर्जी के बिना तुम मेरा रूम से जाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि सच में ये पॉसिबल है? मेरी रूम में आना तो पॉसिबल है, पर मेरे रूम में मेरी मर्जी के बिना जाना इम्पॉसिबल मिस्टर वेदांत। अब जब तक मैं नहीं चाहती तब तक तुम मेरे रूम से कहीं नहीं जाने वाले हो, समझ गए तुम? सुमन की बातें सुनकर वेदांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने सुमन को छोटी आंखों से देखते हुए कहा, अगर मैं यहाँ से नहीं जा सकता तो फिर यहाँ पर क्या करूँगा मैं? कीर्तन। वेदांत की बात पर सुमन ने उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, कीर्तन करेंगे साथ में तुम और मैं, पर हमारा कीर्तन थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं तो कहती हूँ चलो बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करेंगे, फिर शादी करेंगे। हमारे बच्चे भी हमारी शादी के देख पाएंगे। कितनी अमेजिंग होगी ना मेरी शादी। आज की रात सिर्फ तुम, मैं और ये सुनसान अंधेरा कैमरा। यहाँ पर हम हमारे बीच की सारी दूरियां को मिटा देंगे। क्या कहते हो, कैसा है आइडिया? सुमन की बात सुनकर वेदांत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। सुमन ने वेदांत को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर धीरे से कहा, अरे क्या हुआ? मेरा आइडिया कैसा लगा, ये तो बताओ। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने जल्दी से उसे दूर करते हुए कहा, सच में तुम एक नंबर की ठरकी लड़की हो। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मुझे अब तुम्हारी नीयत पर शक हो रहा है, कहीं तुम मेरी इज्जत पर हाथ न डाल दो। वेदांत की बात सुनकर सुमन की आंखें छोटी हो गई। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय हाथ न डाल दो? मतलब मेरे पास कोई हाथ है ही नहीं जिससे मैं तुम्हारी इज्जत लूट लूंगी मैं। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे लगा था कि तुम एक बहादुर इंसान हो, इसलिए बालकनी से चढ़कर ऊपर आए हो, पर अब ऐसे भाग रहे हो जैसे सच में तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया हो। भाग जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हारे जैसे फट्टू बॉयफ्रेंड को रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो अपना बहादुर बॉयफ्रेंड रखूंगी, जो मेरे परिवार के सामने आने के बाद भी डर कर भागने की जगह पर उनके सामने खड़ा होकर कह सके कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उनकी आंखों में आंखें डालकर कहे, सुमन मेरी है। सुमन सिर्फ मेरी है, पर तुम तो ये जिंदगी में कभी नहीं कहने वाले। समझ नहीं आता कि तुम इतना ज्यादा फट्टू कैसे हो, जबकि अस्तित्व तो इतना फट्टू नहीं है, और सौरभ भी इतना प्यार है। बिल्कुल मजाकिया। मुझे लगता है कि सच में मुझे उसके साथ अपनी लाइफ के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। तुम पूछ रहे थे ना कि हम दोनों नाटक कर रहे हैं या नहीं, तो हम दोनों नाटक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने रिश्ते को एक सिचुएशनशिप की तरह ले रहे हैं। मतलब हमारे रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, और अगर हम में से किसी को सच्चा प्यार हो गया फ्यूचर में किसी के साथ, तो दूसरा खुशी से उसे डाइवोर्स दे देगा। यही हमारे बीच में तय हुआ था, और मुझे यकीन है कि जितना अच्छा वह है मुझे उससे प्यार हो जाएगा, और जितनी अच्छी मैं हूँ उसे भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो डाइवोर्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब कुछ सोचा था हमने। सुमन की बात सुनकर वेदांत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वो बस फटी आंखों से सुमन की तरफ देख रहा था। वेदांत को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर सुमन ने कहा, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने किसी का घर थोड़ी लुटा या फिर किसी के पैसे थोड़ी चुराए हैं। नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हो, पर नहीं, तुम्हें तो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना है, जैसे मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सुमन की बात सुनकर वेदांत में उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी। 1000 बार कहा है, दिल नहीं बल्कि किडनी फेफड़े सब कुछ खराब है तुम्हारे प्यार में। तुमसे प्यार करके गलती कर चुकी हूँ, पर अब क्या करूँ? प्यार है, बेशुमार है, इतना है कि तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता और तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। इसलिए समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमती रहती हूँ कि प्यार करती हूँ, पर तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते हो।
पता है कि मुझे कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितना बुरा लगता है, मेरा छोटा सा दिल कितना टूट जाता है, पर फिर भी मैं खुद को हिम्मत देती हूँ कि कभी ना कभी तो मेरा प्यार मुझे अपना लेगा। पर नहीं, तुम तो मुझे अपनाते ही नहीं हो, इसलिए अब मैंने हार मान लिया। कब तक तुम्हारे पीछे भागती रहूं? अब मैं थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। सुमन की बात सुनकर वेदांत बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसे खुद को देखते हुए देखकर सुमन ने अपनी आंखों को खोलकर मुंह बनाते हुए कहा, इस तरह से मत देखो, मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि नाटक करती हूँ, पर अब मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि बता नहीं सकती। अगर तुम कहोगे ना, तो अपना सीना चीर के दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर सीने में तुम ना मिले ना, तो फिर समझ जाना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, क्योंकि तब तक मैं मर चुकी होगी। सुमन की बातें सुनकर वेदांत स्पीचलेस हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उसने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम बहुत 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 ज्यादा अजीब लड़की हो। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है। सुमन ने वेदांत की बात सुनकर मासूमियत से कहा, मेरे दिल में क्या चलता है, इससे क्या मतलब? मेरे दिल में, दिमाग में तुम चल रहे हो हमेशा। ये सोचती रहती हूँ कि तुम्हें इम्प्रेस करूँ, तुम्हारे साथ शादी कैसे करूँ। तुम्हारे साथ जब मेरे बच्चे होंगे तो वो कितने क्यूट होंगे। कितनी सारी प्लानिंग करके रखी है मैंने। ये सब कुछ सोच लिया, पर तुम तो मेरी प्लानिंग को सक्सेस होने में कोई सहयोग नहीं करते। मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होगी या नहीं। है भगवान, प्यार भी इस पत्थर दिल से करना था। कोई तो उपाय देख लो, कोई तो उपाय दे दो, पर नहीं, मासूम बालिका अपने प्राण त्याग देगी। सुमन की नौटंकी खत्म होने की जगह पर लगातार बढ़ती जा रही थी। सुमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर नौटंकी हो गई हो तो शांत हो जाओ। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने वेदांत से कहा, अभी भी नौटंकी? तुम्हें सिर्फ नौटंकी दिखती है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। भरोसा नहीं करना, मत करो, चले जाओ यहाँ से। ये कहकर सुमन जाकर अपने बेड पर पेट के बल लेट गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर वेदांत के चेहरे पर हल्की जीत वाली स्माइल फैल गई। उसने खुद से कहा, आखिर में इस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये और सौरभ दोनों नाटक कर रहे थे। इसे क्या लगता है कि मैं इसकी बकवास पर यकीन कर लूंगा? मुझे अच्छे से पता है कि सौरभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो किसी लड़की की जिंदगी के साथ मजाक करे, और मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी बेवकूफ़ नहीं हो कि तुम ऐसा कदम उठाओ। तुम बस मुझे जलाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए ये सारी बकवास कर रही हो, पर अब मुझे क्लियर हो गया है कि तुम्हारे दिल में आज भी मैं ही हूँ। ये कहते हुए वेदांत मुस्कुराने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि सुमन की बात सुनकर वो मुस्कुरा रहा है। उसने खुद से कहा, इसका मतलब क्या सच में मैं प्यार? ये कहते हुए वेदांत के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन हो गए। उसने एक नज़र बेड पर लेटी सुमन की तरफ देखा और अपने दिल पर हाथ रख ली। उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। वो अपने मन में ही सोच रहा था, ऐसी तूफान लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी। मुझे तो शांत स्वभाव की लड़कियां पसंद थी, जो हमेशा नॉर्मल तरीके से बात करती है, हमेशा सबके साथ प्यार से रहती है। आखिरकार मुझे हुआ क्या है? वो खुद से सवाल पूछ रहा था। तभी उसे सुमन की आवाज़ सुनाई दी, अभी तक गए नहीं? चले जाओ यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी शक्ल ही देखनी तो आज से मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। कभी भी नहीं। मैं हमेशा हमेशा के लिए लंदन चला जाऊँगा, फिर तो खुश हो जाओगे ना तुम? सुमन ने जैसी ही वेदांत की बात सुनी, उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। ये सोचने भर से कि वेदांत हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर लंदन चला जाएगा, उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वो अभी अपने आंसू छुपाने ही वाली थी कि वेदांत झटके से उसका चेहरा पलटकर अपनी तरफ किया। उसकी आंसू भरी आंखों को देखकर वेदांत झुककर हल्के से उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अभी अभी तो तुमने ही तो कहा था ना कि मैं चला जाऊं, तो फिर अब क्यों रो रही हो? वेदांत की बात सुनकर सुमन ने धीरे से कहा, तुम तो चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए, और मैं क्यों रो रही हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मेरी मर्जी, मेरी आंखें, मुझे जब रोना होगा मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी। मुझे जब हंसना होगा मैं हंसना स्टार्ट कर दूंगी। तुम अब मेरी हंसी और मेरी आंसू को कंट्रोल नहीं कर सकती हो मिस्टर वेदांत। सुमन की बात सुनकर वेदांत हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, पर मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिखती हो, और जब मुझे चुड़ैल दिखते हैं तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं डरना नहीं चाहता।
वेदांत के मुंह से खुद के लिए चुड़ैल सुनकर सुमन उसे गुस्से से घूरने लगी। वेदांत मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखकर अपने दोनों कान को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में रोने के बाद तुम चुड़ैल लगती हो, वो वाली चुड़ैल जो जंगल से भाग कर आए हो शिकार करने के लिए, लोगों का शिकारी चुड़ैल की तरह। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने कहा, तो ठीक है, ये शिकारी चुड़ैल तुम्हारे शिकार करेगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे सोने दो। ऐसे भी तुम्हारी वजह से मेरी बस अब पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है, अब मुझे सुकून से नींद चाहिए, सुकून भरी नींद मिलेगी तभी मैं हैप्पी रहूंगी, तभी मैं फ्रेश रहूंगी और तभी मेरी तबीयत ठीक रहेगी। सुमन की बात सुनकर वेदांत में मासूमियत से कहा, मैं भी सुकून से नहीं सो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, जाओ डॉक्टर के पास और अपना इलाज कराओ और फिर डॉक्टर से पूछना कि मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से डॉक्टर नजर आती हूँ। ये कहते हुए सुमन वापस लेटने लगी। तभी वेदांत में मुस्कुराते हुए कहा, अब अगर डॉक्टर फ्री नहीं हुई तो मुझे नर्स से पूछना होगा ना, और यहाँ पर नर्स तो तुम ही हो। वेदांत की बात सुनकर सुमन की आंखें छोटी हो गई। वेदांत ने सुमन के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, सुनो ना। वेदांत के मुंह से इतने प्यार से सुनो ना सुनकर सुमन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा कि उसने मुझे इतने प्यार से बुलाया, नहीं नहीं, मैंने गलत सुना है, इतने प्यार से मुझे बुला ही नहीं सकता। ये मुझे प्यार से क्यों बुलाएगा, ये तो मुझे गुस्से से बुलाएगा, प्यार से बुला ही नहीं सकता। सुमन खुद को यकीन दिला रही थी, वही वेदांत हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।